ऑफ आरसीसी, डिजाइन ऑफ आरसीसी बीम, प्रबलित कंक्रीट धरन का अभिकल्पन। टॉपिक है प्रबलित कंक्रीट धरन का अभिकल्पन, डिजाइन ऑफ आरसीसी बीम। ठीक है, आरसीसी की क्लास जो हुई है, आरसीसी की क्लास और आरसीसी ड्राइंग दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, आरसीसी और आरसीसी ड्राइंग, लेकिन चीजें एक दूसरे से रिलेट की हुई हैं। आरसीसी ड्राइंग में जो पढ़ना है वही आरसीसी। जो बच्चा आरसीसी की क्लास अभी चलेगी, कल से आज से ही हो सकता है, शाम को आज लाइव क्लास आरसीसी की भी मिले आपको। आरसीसी की क्लास में आपने पूरी क्लास अगर की, आरसीसी पूरा पैटर्न पास किया, तो आरसीसी ड्राइंग में कोई बच्चा नहीं फेल होगा। अगर आरसीसी ड्राइंग की आपने पूरी क्लास अटेंड की तो आरसीसी में कोई नहीं फेल होगा। मतलब चीजें एक दूसरे, जो आरसीसी में आप पढ़ेंगे वही आरसीसी ड्राइंग में भी पढ़ेंगे, लगभग पूरी चीजें उसी पे कोरिलेट की गई हैं, कुछ अलग बाहर से नहीं है, सब चीजें एक स्टेप मार्किंग में दी गई हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं, सिलेबस पे आते हैं, लाइव आ जाएं ज्यादा से ज्यादा लोग। ठीक है, चलते हैं। पहला टॉपिक है आरसीसी ड्राइंग का प्रबलित कंक्रीट धरन का अभिकल्पन। जो चीजें यहां पे बताई जा रही हैं वो आरसीसी में भी वही चीजें हैं, लेकिन उसको अलग वे में भी बताया जाएगा। तो आपकी ये आरसीसी और आरसीसी ड्राइंग की कंबाइंड क्लास है। कोई ये ना समझेगा कि ये आरसीसी ड्राइंग की स्पेशल क्लास है। हाँ स्पेशल है, लेकिन इसके साथ मर्ज है, क्या चीज, आरसीसी की ही क्लास मर्ज है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आप सीधा पॉइंट पे आते हैं, प्रबलित कंक्रीट धरन का अभिकल्पन, डिजाइन ऑफ आरसीसी बीम। डिजाइन ऑफ आरसीसी बीम में कुछ चीजें होती हैं। किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए हमें दो चीजें दी रहती हैं। क्या पता रहता है? पहला क्या पता होता है? लोड पता होता है, और दूसरा लेंथ पता होता है। क्या पता होता है? लोड पता होता है और लेंथ पता होता है। ठीक है, लोड पता होता है और लेंथ। आपको एक बीम, एक घर बनाना है, एक बीम या एक मकान बनाना है, एक रूम बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको, हमने कह दिया कि इंजीनियर क्या कहेगा या आप मकान मालिक कहता है कि भाई हमें मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनानी है, 5 माले की बिल्डिंग बनानी है, 5 माले की बिल्डिंग बनानी है और लंबाई चौड़ाई पता है, तो हम डिजाइन करते हैं 5 माले की बिल्डिंग किस लिए बनाई जाएगी, किस पर्पज के लिए बनाई जाएगी, उस पर्पज के हिसाब से उस पे आ रहे लोड को हम कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं? लोड को कंसीडर करते हैं, और उसके हिसाब से लेंथ को कंसीडर करते हुए उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। ठीक है, लोड को कंसीडर। तो आप ये समझिए कि आपको डिजाइन के प्रोसेस में, आपको डिजाइन के प्रोसेस में क्या क्या चीजें दी रहेंगी, क्या क्या दिया रहेगा? पहली चीज क्या दी रहेगी? लोड दी रहेगी, और दूसरी क्या दी रहेगी? लेंथ दी रहेगी। ठीक है, कंक्रीट की ग्रेड, कंक्रीट का मिक्स, ये सब चीजें आपको दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो वो आप अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक, चलिए ठीक है। प्रबलित कंक्रीट धरन के अभिकल्पन, क्लास स्टार्ट है। डिजाइन ऑफ आरसीसी बीम, डिजाइन ऑफ आरसीसी बीम। आरसीसी बीम डिजाइन करने से पहले कुछ पॉइंट उनको डिस्कस किया जाता है कि होता क्या है। आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक प्रभावी इफेक्टिव स्पेन होता है और दूसरा होता है वास्तविक प्रभावी लंबाई। क्या बोला जाता है? एक होता है आपको, एक क्या बोला जाता है? एक बोला जाता है वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई, और एक होता है प्रभावी लंबाई। ठीक, दो अलग अलग टर्म है, प्रभावी लंबाई और वास्तविक लंबाई। वास्तविक लंबाई को कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है और प्रभावी लंबाई को स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। किताबों में अलग अलग राइटर की किताबें हैं, अलग अलग सिंबल्स मिलेंगे, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। परिभाषा आपको समझ में आनी चाहिए कि वास्तविक लंबाई और प्रभावी लंबाई किसे कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फिगर। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव हों और चैनल को शेयर करें, जल्दी से जल्दी, जितना से ज्यादा से हो सके उतना शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितना हो सके। ठीक है,
चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं। एक फिगर दिखाया गया है यहाँ पे आपके सामने, फिगर दिखाया गया है। फिगर को ध्यान से देखिए, फिगर का ध्यान से देखिए कि ये एक बीम है जिसकी ये दोनों दीवारें हैं, ये एक सपोर्ट सिस्टम है, इधर सपोर्ट सिस्टम है जिसपे एक बीम डिजाइन की गई है। ठीक है, फिगर को फिर से बनाते हैं और दिखा देते हैं अलग से। मान लिया ये कोई बीम है, ठीक, जो सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, जो दोनों किनारों पर सपोर्ट होती है 5 तरीके की सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, ओवरहैंगिंग, फिक्स और कंटीन्यूअस। ये आप लोगों को मैकेनिक्स में पढ़ाया गया होगा। अंदर की दूरी, अंदर से अंदर की दूरी जो है उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे वास्तविक लंबाई बोलते हैं। मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या है, वास्तविक लंबाई। और उसके सेंटर से दूरी को, उसका जहां से सेंटर है, सेंटर से सेंटर तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई और वास्तविक लंबाई में कोई किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। प्रभावी लंबाई और वास्तविक लंबाई, दीवार के अंदर जो बीम बनाई जाती है उस बीम के अंदर से अंदर तक की दूरी, अंदर से अंदर तक की दूरी को हम, अंदर से अंदर तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक लंबाई कहते हैं। और उसके बाहर से, उसके दीवार जहां से उसको बीम डिजाइन की जाती है, उसके दीवार पे जितना चढ़ाव दिया जाता है उस चढ़ाव तक की दूरी को हम प्रभावी लंबाई कहते हैं। ठीक है, प्रभावी लंबाई हमें पता चल गई। ठीक है, चलिए प्रभावी लंबाई को जान लेते हैं। समझ में आ गया प्रभावी लंबाई और वास्तविक लंबाई क्या चीज होती। किसी दीवार के, किसी बीम के, मतलब एक बीम है, लेटस इसको देख लेते हैं, एक छोटा सा और एग्जांपल समझ लेते हैं वास्तविक लंबाई और प्रभावी लंबाई को। ये डस्टर है, ठीक है, इस डस्टर को, ठीक है, इस डस्टर को यहां पे रख दिया गया है, इधर साइड में और इधर साइड में, बोथ साइड में हमने क्या किया है, ये इस ऊपर से सपोर्ट दिया, सपोर्ट देने के बाद कुछ ऊपर चढ़ाव दिया गया है, इस दीवालों के ऊपर टेक चढ़ाव रखा गया होगा, तभी तो ये रुकेगी, नहीं तो ये गिर जाएगी, बीम गिर जाएगी कि नहीं, हो जाएगी। तो ये जो दीवाल है नीचे, जो हमारे मार्कर्स हैं, मार्कर्स के अंदर से अंदर वही दीवाल है, उसके अंदर से अंदर की दूरी को हम वास्तविक लंबाई कहते हैं। और ऊपर जो दीवाल के ऊपर चढ़ाव दिया गया है दोनों तरफ, उस दोनों लंबाई को जब इंक्लूड कर दिया जाएगा तो वो लंबाई हो जाएगी। ये सिंपली सपोर्टेड बीम, ये सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल था। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि प्रभावी लंबाई कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं प्रभावी लंबाई, इफ्टी स्पैन कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रभावी लंबाई कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव स्पैन यहाँ पे दिया हुआ है, इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव स्पैन कहिए। तो प्रभावी लंबाई, इस फिगर को ध्यान से देखने के बाद क्या चला, वास्तविक लंबाई, दीवार के अंदर से अंदर तक की दूरी, वास्तविक प्लस दीवार की मोटाई बटा 2, दीवार की मोटाई बटा की मोटाई बटा 2। दो जगह इसलिए लिखा गया है कि हो सकता है एक तरफ दीवार की मोटाई, हो सकता है एक तरफ दीवार की मोटाई 300 mm कुछ दी हो और दूसरी तरफ दीवार की मोटाई 200 mm दी हो। 200 mm दिया हुआ है तो थिकनेस ऑफ वॉल जो है अलग अलग दी रहेगी। तो अलग अलग दिए रहने की वजह से
अलग अलग दिए रहने की वजह से हम दीवार की मोटाई अगर एक साइड की, दोनों साइड की सेम दी हुई है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे या दीवार की मोटाई ऐड कर देंगे। अगर नहीं दिया है तो फार्मूला क्या होगा इफेक्टिव स्पेन का? वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई कैपिटल एल वास्तविक लंबाई कैपिटल एल प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2। मतलब आप दीवार पे कितना चढ़ाएंगे? जितनी दीवार होगी उसकी आधी ही तो उस पे चढ़ाएंगे, उसकी आधी ही तो आप दीवार पे चढ़ाएंगे। तो आपका इफेक्टिव स्पेन निकालने का पहला फार्मूला क्या है? वास्तविक लंबाई क्लियर स्पेन प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2 प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2, थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2 प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2 इफेक्टिव स्पेन निकालने का फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। ये चीज किसके लिए बताई जा रही है? सिंपली सपोर्टेड के लिए बताई जा रही है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बताई जा रही है। की प्रॉब्लम हो रही थी, अगर वॉइस क्लियर हो गई हो तो आप लोग थम्स अप कर सकते हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़ें। वॉइस क्लियर हो गई हो तो बताएं, थम्स अप करें अगर वॉइस क्लियर हो गई। प्रिया जी, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वॉइस की, उसको देखा जा रहा है, सही किया जा रहा है। ठीक है भानु प्रताप वॉइस क्लियर हो गई है? ठीक है ठीक है ठीक है, वॉइस क्लियर हो गई है, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे हैं। वास्तविक लंबाई किसे कहते हैं पता चल गई। प्रभावी लंबाई पे डिस्कस कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी सेक्शन की प्रभावी लंबाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पता चल गई इफेक्टिव स्पेन बराबर क्लियर स्पेन, जिसे स्मॉल कैपिटल एल से डिनोट किया जा रहा है, प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2 अपान प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2। ठीक है, तो इफेक्टिव स्पेन निकल गया कि नहीं? पहला एक पॉइंट्स पता चल गया, पहला पॉइंट्स पता चल गया कि नहीं? दूसरा पॉइंट, इफेक्टिव स्पेन निकालने के दो फार्मूले हैं। दूसरा फार्मूला क्या कह रहा है कि प्रभावी पार्ट बराबर क्या होता है? प्रभावी पार्ट बराबर क्या होता है? वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई प्लस धरन की प्रभावी गहराई। प्रभावी गहराई किसे बोलते हैं? डी इफेक्टिव। यहां पे एक नया वर्ड मिला है, धरन की प्रभावी गहराई। इसको समझते हैं, प्रभावी गहराई और वास्तविक गहराई क्या होती है, इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई बीम है, ठीक है, बीम होगी जिसका सेक्शन दिखाया जा रहा है, ठीक है, इसमें छड़ों का प्रबलन डाला गया होगा, ठीक है। किसमें कमजोर होती है, किसमें कंक्रीट क्या होती है? कंक्रीट किसमें मजबूत होती है? कंक्रीट किसमें मजबूत होती है बताइए? कंक्रीट किसमें मजबूत होती है? कंक्रीट कंप्रेशन लोड को लेती है, और स्टील जो होती है वो टेंशन लोड को बियर करती है। ये संपीड़न में मजबूत होती है। कौन सी? संपीड़न में मजबूत होती है कौन? कंक्रीट। और इस्पात कौन सा लोड लेती है? वो टेंशन लोड को लेती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए फिगर दिखाया जा रहा है, जहां आपको बताया जा रहा है कि ठीक है, ये धरन है, ठीक, टेंशन के साइड में आपने क्या डाल दिया? छड़ डाल दिया, ठीक है। फिगर छोटा हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, ये धरन की चौड़ाई B, ये धरन की गहराई, कुल गहराई कैपिटल D। आप अपनी बुक में देखिएगा, हो सकता है आपकी बुक में कुछ और सिंबल दिया होगा, तो उससे आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। धरन की कुल गहराई कैपिटल D, धरन की चौड़ाई स्मॉल b। तनन क्षेत्र में इस्पात का प्रबलन डाल दिया गया। मान लीजिए कि हमने 4 छड़ें डाली हैं। कितनी छड़ें डाली हैं? 4 छड़ें डाली हैं। मान लिया हमने कितने mm की छड़ें हैं? ये 20 mm की, 20 mm 5 R
5r कितने नंबर हैं? 4 नंबर, 4 नंबर हैं। 20 mm 5r की 4 छड़ें डाली गई हैं, 4 छड़ें डाली गई, 4 नंबर, किसमें? टेंशन जोन में। तो प्रभावी लंबाई किसे, प्रभावी लंबाई पता चल गई। प्रभावी गहराई किसे कहते हैं? प्रभावी गहराई किसे कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। प्रभावी गहराई और वास्तविक गहराई, किसी छड़ के बॉटम से, इस लाइन को देखिए ध्यान से, किसी छड़ के बॉटम से बीम के बॉटम तक की दूरी को, बीम के बॉटम तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक गहराई कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक गहराई करते हैं। ठीक। और जहां पे छड़ डाली गई है उसके सेंटर तक की दूरी को, उसके सेंटर तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रभावी गहराई कहते हैं, जिसे हम स्मॉल डी से, स्मॉल डी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। डी डैश कह लीजिए या कुछ और, D1 डिनोट कर लीजिए किसी तरीके से। और उसके ऊपर की गहराई को हम क्या कहते हैं? प्रभावी गहराई कहते हैं। ये प्रभावी गहराई हो गई, सॉरी, नीचे जो बताया जा रहा था वो प्रभावी कवर था। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि 20 mm व्यास की, 20 mm व्यास की 4 छड़ें डाली गई हैं, इसके सेंटर में 4 छड़ें डाली गई हैं, और इसके, ये आवरण की बात हो रही है, नीचे बॉटम वास्तविक आवरण एक वर्ड है, कौन सा? एक वास्तविक आवरण है, वास्तविक आवरण है। और दूसरा क्या है? एक वास्तविक आवरण है, और दूसरा क्या है? प्रभावी आवरण, प्रभावी आवरण। प्रभावी आवरण, ठीक है। प्रभावी आवरण वास्तविक आवरण को भी समझ सकते हैं, इसी से में समझते हुए चलते हैं। छड़ों को कहां पे प्रबलन किया जाता है? टेंशन जोन में डाला जाता है। वास्तविक आवरण क्या होता है? वास्तविक आवरण जो स्टील डाली गई है, जो छड़ डाली गई है, उसके बॉटम से, उसके बॉटम से बीम के बॉटम तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक आवरण कहते हैं। और जहां पे छड़ डाली गई है, जहां पे छड़ डाली गई उसके सेंटर से लेके बॉटम तक की दूरी को हम प्रभावी आवरण कहते हैं। तो हमें प्रभावी गहराई बराबर क्या पता चल गई? कुल गहराई में से, कुल गहराई में से प्रभावी आवरण घटा दिया जाए, प्रभावी आवरण घटा दिया जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा? धरन की प्रभावी गहराई। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया कि नहीं? अगर क्लियर हो गया तो आगे पॉइंट पे पढ़ें, थम्स अप करें अगर क्लियर हो गया है तो। अभिजीत प्रजापति ठीक है, ठीक है। सर्वेश ठीक है। मोहित कुमार ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुमारी प्रिया ठीक है, सही है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बीम के सिंपली सपोर्टेड में हम क्या निकाल रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ठीक है, तो हमने क्या कैलकुलेट किया? कुल मिला के हमारा सिंबल्स क्या निकल के आया? कुल मिला के सिंबल क्या आया? इफेक्टिव स्पेन निकल गई। 2 फार्मूले निकले, कौन कौन से? कौन कौन से? एक निकला है वास्तविक लंबाई प्लस दीवार की मोटाई प्लस दीवार की मोटाई। फिगर फिर से एक देखते हैं ध्यान से, फिगर पे ही सारी चीजें हैं, फिगर पे ही सारी चीजें हैं। तो यही थी ना बीम, यही तो थी बीम दीवालों पे। तो हम कह सकते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू फार्मूला हो गया L प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2 प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2। पहली इक्वेशन के हिसाब से क्या निकल के आया? पहली इक्वेशन के हिसाब से क्या कैलकुलेट होकर आया? पहली के हिसाब से कैलकुलेट होके आया कि सेंटर टू L प्लस थिकनेस ऑफ वॉल प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2। दूसरा निकाला L इफेक्टिव। 2 फार्मूले आपके कैलकुलेट हो गए, 2 फार्मूले कैलकुलेट हो गए। पूरी चीजें फिर से मिटा के दिखा दे रहे हैं आपको, क्लियर कर लीजिएगा प्रभावी लंबाई को।
फिगर को फिर से समझ के चलते हैं। ये आपके सामने एक बीम है, ठीक, जो दोनों तरफ से सपोर्टेड है, ठीक है। अंदर से अंदर की दूरी को हम वास्तविक लंबाई कह रहे हैं, हमें प्रभावी लंबाई कैलकुलेट करनी है, यही एल इफेक्टिव। ये धरन की कुल गहराई कैपिटल डी है। यहाँ पे छड़ का प्रबलन नीचे के साइड में दिया जाता है। सिंपली सपोर्टेड बीम में छड़ों का प्रबलन आपको नीचे की तरफ दिया जाना है, क्योंकि टेंशन जो पैदा होता है वो नीचे साइड पैदा होता है, इसलिए छड़ों का प्रबलन वहां पे दिया जाता है और उसके सेंटर तक की दूरी को स्मॉल डी से प्रेजेंट कर दिया जाता है, जिसे प्रभावी गहराई कहते हैं, ठीक। फार्मूले के हिसाब से अभी पहला फार्मूला निकला, एल इफेक्टिव बराबर क्या कहता है, एल प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई टू, थिकनेस ऑफ वॉल बाई बटा 2 प्लस थिकनेस ऑफ वॉल, एक तरफ वॉल हो गई बाई 2, क्योंकि यही है ना दीवार की थिकनेस, वही तो चढ़ाव दिया गया, प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2, ठीक है, थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2, पता चल गया इतना, ठीक। ये फार्मूला हो गया, जिसे हम कह सकते हैं कि यल इफेक्टिव बराबर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया, यही फार्मूला है। दूसरा फार्मूला हमने क्या किया, निकाला है, कैलकुलेट किया है एल का, यल इफेक्टिव का दूसरा फार्मूला कैलकुलेट क्या किया है हमने, क्या किया है, कैलकुलेट किया एल प्लस डी इफेक्टिव। डी इफेक्टिव क्या है, डी इफेक्टिव किससे नोट किया जाता है, धरन की प्रभावी गहराई, धरन की प्रभावी गहराई, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, प्रभावी पार्ट, प्रभावी गहराई पता चल गई होगी। एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला क्या हो गया, ये हो गया। इन दोनों मानों से जो मान निकल के आएगा, दो वैल्यू पता चलेगी, दो वैल्यू पता चलेगी। मान लीजिए धरन की लंबाई 3 मीटर है और दीवार की मोटाई कितनी थी, 400 mm थी, इधर भी और इधर भी 400 है, ठीक है, इधर भी है। और हमने कहा कि ये बीम जो है, बीम की प्रभावी गहराई कितनी दी हुई है, 300 mm दी है। अब 300 नहीं मान के हम मान लेते हैं 500 mm दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले फार्मूला क्या कैलकुलेट कर लें, पहले फार्मूला क्या कहता है, पहला फार्मूला कहता है एल इफेक्टिव निकालने के फार्मूला क्या कहता है एल क्या है, 3 मीटर, 3 मीटर प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2, मतलब थिकनेस कितनी दी हुई है, थिकनेस 400 दिया हुआ है, 400 बटा 2 प्लस 400 बटा 2, ठीक है। ये 400 लिखा है, mm में है, ये 400 mm है और ये 3 मीटर है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या आ गया 3.4 मीटर, ठीक है। तो एल इफेक्टिव की पहली माप क्या आ गई, 3.4 मीटर एग्जाम्पल के हिसाब से। दूसरा क्या कह रहा है, एल इफेक्टिव बराबर क्या बता रहा है, फार्मूला है एल प्लस डी इफेक्टिव, एल प्लस डी इफेक्टिव, एल का मान क्या है 3 मीटर और डी इफेक्टिव का मान क्या दिया है 500 mm, तो 0.5, यहां से क्या मान आ गया 3.5 mm। इन दो मानों में से विचलेस, कौन सा विचलेस, जो होगा एक्चुअल, वही एक्चुअल एल इफेक्टिव होगा। इन दोनों मानों में से जो मान कम होगा वही एक्चुअल एल इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से कौन सा है मान कम है, 3.4 मीटर कम है, तो 3.4 इसकी एक्चुअल लेंथ होगी, इफेक्टिव लेंथ होगी, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक, मिटा दें। चलिए प्रभावी लंबाई आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं प्रभावी लंबाई में, ठीक है। अगर कैंटिलीवर बीम है, आपके सिलेबस में कभी कभी कैंटिलीवर भी पूछ लेता है, हमेशा तो मैक्सिमम 90% कंडीशन है कि आपके साथ वही पूछेगा, क्या पूछेगा, वही पूछेगा सिंपली सपोर्टेड। अगर कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, और कैंटिलीवर बीम में धरन का प्रयोग कहां पे किया जाता है, स्टील का प्रयोग ऊपर के साइड किया जाता है। तो इफेक्टिव लेंथ फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, एल इफेक्टिव बराबर एल प्लस डी इफेक्टिव, वही फार्मूला, कोई फार्मूले में परिवर्तन नहीं होगा, एल प्लस डी इफेक्टिव, ठीक है।
किसके लिए? कैंटिलीवर धरन के लिए। किसके लिए? कैंटिलीवर के लिए। बार बेंडिंग शेड्यूल मिल जाएगी, इसके बाद की क्लास, अगली जो क्लास होगी बार बेंडिंग शेड्यूल पे ही जाएगी। ठीक है, आप परेशान मत होइए, सारी क्लासें मिलेंगी, बार बेंडिंग भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे डिस्कस कर दिया जाए, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं, कहाँ से क्या है, दौड़ना भागना नहीं है, एक तरफ से चलना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? प्रभावी लंबाई डिजाइन करते समय क्या क्या ध्यान देंगे? प्रभावी लंबाई को ध्यान दे दिया। अब हम किसको ध्यान देंगे? अब हम ध्यान देंगे लोड सिस्टम को, भार व्यवस्था को। किसको ध्यान देंगे? भार व्यवस्था को। भार व्यवस्था, किसी धरन पर कई तरीके के भार आ सकते हैं, किसी धरन पर तरीके के भार आ सकते हैं। पहला क्या आ सकता है कि कोई धरन है जो डिजाइन कर रहे हैं, उस पर कुछ भार आ रहा होगा, लाइव लोड आ रहा होगा। क्या लोड आ रहा होगा? लाइव लोड आ रहा होगा, जो चल भार दिया होगा कि मैं इस बिल्डिंग को बना रहा हूं, इस बिल्डिंग को बना रहा हूं, इस पे क्या काम करूंगा, एक मशीन बैठाना है, तो मशीन का कुछ वेट होगा, वही उसके वेट दिया रहेगा, आपको पता रहेगा, तो वो उसका लाइव लोड होगा, पता रहेगा। अब जो हमने धरन बनाई है, धरन या बीम बनाई है, तो उसका कुछ सेल्फ वेट होगा, सेल्फ वेट होगा, उसका खुद का भार, खुद का भार होगा। उस भार को कैलकुलेट किया जाना है। उस भार को कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसका भार, उसकी लंबाई होगी, उसकी चौड़ाई होगी और उसकी कुछ गहराई भी होगी। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे उसकी गहराई, और वह किस धातु का बना है, डेंसिटी क्या बना है, किसका बना है, उसका घनत्व। कंक्रीट का बना है तो कंक्रीट का घनत्व होता है, कंक्रीट का घनत्व, तो उसके घनत्व से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वेट पता चल जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर दो तरीके से हो सकता है, पहली क्लास में बताया गया है, या तो पीसीसी होगा या तो आरसीसी होगा। पीसीसी स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? जब छड़ का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसे पीसीसी कहते हैं, और आरसीसी कब कहते हैं? जब रीइंफोर्समेंट छड़ का प्रयोग करेंगे। अगर पीसीसी स्ट्रक्चर है तो वहां पे उसका घनत्व तो क्या होता है? 24,000 न्यूटन पर mm क्यूब। अगर आरसीसी स्ट्रक्चर है तो उसका घनत्व होता है 25,000 न्यूटन पर mm क्यूब। ठीक है, डेंसिटी की बात करें तो यही होता है, इसकी डेंसिटी पता चल गई। ठीक है, इसकी डेंसिटी पता चल गई। 2400 किसमें बोला जाता है? उसका मात्रक अलग होता है, 2400 किलोग्राम पर मीटर, 2400 किलोग्राम पर mm क्यूब होता है मात्रक जब होगा 2400। यहाँ पे न्यूटन में करेंगे तो ये होगा, किलो न्यूटन में होगा तो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। कन्वर्ट कर लेंगे उसे हर मात्रक के हिसाब से। तो हमें दिमाग में बिठाना है, पीसीसी स्ट्रक्चर के लिए घनत्व अलग होता है और आरसीसी के लिए घनत्व अलग होता है। क्वेश्चन में आपके ये चीजें दी रहेंगी कि कौन सा स्ट्रक्चर है, कैसा बनाना है। ठीक है, आगे ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भार व्यवस्था में, ठीक है, भार व्यवस्था में आपको क्या पता चल गया? लाइव लोड क्वेश्चन में दिया रहेगा, जिसे मान लिया हमने W1 हो गया। दूसरा हमें सेल्फ वेट कैलकुलेट करना है। सेल्फ वेट कैलकुलेट करने के लिए उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई गुणे उसकी ऊंचाई या मोटाई कह लीजिए, ऊंचाई या तो मोटाई कहिए, चौड़ाई की अगर स्थान पे आप मोटाई कहिए, उस धरन की मोटाई, और वो घनत्व उसका किसका बना है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मान आएगा वो W2 होगा। और लोड सिस्टम में, भार व्यवस्था में हमेशा लंबाई हम क्या रखेंगे? लंबाई पर मीटर के हिसाब से प्रति मीटर पे कैलकुलेट करेंगे, प्रति मीटर पे कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा ऑलवेज L बराबर 1 मीटर लिया जाएगा। अगर मीटर में ले रहे हैं, सारे मात्रक मीटर में रखिएगा। अगर mm में ले रहे हैं तो 1000 mm करेंगे। ठीक है, किस में कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, लोड सिस्टम हो गया। आपको क्या पता चल गया? लेंथ पता चल गई, L इफेक्टिव पता चल गया। दूसरा क्या पता चल गया? लोड पता चल गया।
कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीजें मैकेनिक्स में बताई गई हैं। कैपिटल डब्ल्यू किसे कहते हैं, बुक में किसे स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट किया गया था। कैपिटल डब्ल्यू टोटल लोड होता है और स्मॉल डब्ल्यू लोड पर मीटर के हिसाब से जब कहा जाए तो वो स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इतनी हो गई क्लास। ठीक है, आगे अब पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है कि अब आपको देखते हैं लोड सिस्टम। कुछ चीजें अगर और जान लेते हैं नोट के रूप में जान लेते हैं। आप अपने से जो चीजें लिख रहे हैं वो लिख लें। ठीक है, कुछ नोट जान लेते हैं कि बीम में धरन में हम धरन की डिजाइन कर रहे हैं। धरन में दो छड़ें प्रोवाइड की जाती हैं, दो छड़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। छड़ें दो प्रकार की डाली जाती हैं, एक मेन बार होती है, मुख्य छड़ होती है और एक क्या होती है, वितरण छड़ या बांधने वाली स्टेरप्स जिसे बोलते हैं। मेन बार जो होगी, जान लीजिए इसको, 12 mm से कम डाया की नहीं प्रयोग की जाएगी। 12 mm से कम डाया की नहीं प्रयोग की जाएगी, उससे ही अधिक प्रयोग की जाएगी। कितने बजे तक चलेगी क्लास, इसके लिए बता दें कि ये टॉपिक जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक चलेगी। हो सकता है 1 घंटे भी लग सकते हैं, हो सकता है 1-1.5 घंटे भी लग सके हैं। ये टॉपिक जब तक क्लियर नहीं होगा, इस पे अभी न्यूमेरिकल कराया जाएगा। एक न्यूमेरिकल करा के इस टॉपिक को खत्म करके ही क्लास खत्म होगी। आप लोग धैर्य बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि अब आपका न्यूमेरिकल शुरू होने जा रहा है। अभी तक तो आप लोगों को ये किताब में मिल जाती चीजें, आगे मिलने जा रहे हैं। ठीक है, आइए पॉइंट पे आते हैं। मुख्य छड़, मेन बार क्या है, मेन बार क्या होता है, और वितरण छड़ स्टेरप्स। किसी बीम में बांधने के लिए मेन बार डाली जाती है और उसे बांधने के लिए स्टेरप्स का प्रयोग किया जाता है। तो मेन बार क्या होता है, मिनिमम 12 mm से अधिक का ही प्रयोग करना है मिनिमम। और वितरण छड़ें मिनिमम 6 mm की प्रयोग करनी है। मिनिमम कितने mm की प्रयोग करनी है, 6 mm की प्रयोग करनी है। मार्केट में छड़ें 2 प्रकार की बताई गई थी, 3 प्रकार की बताई गई हैं छड़ें। पहले वाली क्लास में कौन कौन सी बताई गई थी, छड़ें भी कितने प्रकार की बताई गई थी, कौन कौन सी याद कर लेते हैं। पहली बताई गई थी ट्विस्ट। ठीक है, एक बताई गई थी प्लेन, दूसरी डिफॉर्मेशन और तीसरी ट्विस्ट। तो आज मार्केट में कौन सी छड़ मिल रही है, डिफॉर्मेशन बार मिल रही है, जिनके ऊपर क्रैकिंग की रहती है। इस तरीके का किया होता है, उनके बनाई गई जाती है, क्रैकिंग की रहती है और डिफॉर्मेशन बार कहते हैं। और इनका निर्माण मिनिमम 8 mm का हो रहा है मार्केट में। तो इसलिए IS कोड के अनुसार मिनिमम 6 mm की प्रयोग कर सकते हैं। मार्केट में ना उपलब्ध होने की वजह से हम कितने mm की वितरण छड़ें प्रयोग करेंगे, 8 mm का करेंगे। ठीक है, 8 mm से लेके 12 mm तक की छड़ें प्रयोग कर सकते हैं। 6 mm IS कोड की माने तो 6 mm से लेके 12 mm तक की छड़ें वितरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीजें। ठीक है, ठीक है, अगर क्लियर हो गई तो थम्स अप करें। सरबजीत जी, ये यूपी की पॉलिटेक्निक क्लासेज हैं, यूपी से नहीं रिलेशन है आपकी, लगभग पॉलिटेक्निक में यही सिलेबस है। ये नया आरसीसी ड्राइंग का जो सिलेबस डिजाइन किया गया है, पूरे बीटेक के पैटर्न पे डिजाइन किया गया है। सारी चीजें वहां से यहाँ पे लाई जा रही हैं, तो आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना पढ़ के देख लीजिए। ठीक है, थम्स अप, अच्छी बात है। चलिए अगला पॉइंट क्लियर करते हैं। अगला पॉइंट, बीम में हमें पता चल गया किसके बारे में हमने डिस्कस किया, छड़ों के परिमाप के बारे में डिस्कस कर लिया, पॉइंट नोट डाउन में। दूसरा हम बात करते हैं बीम में प्रबलन इस्पात। बीम में प्रबलन इस्पात डालते हैं, कहां कहां डाला जाता है, जब सिंगली होता है तो तनन क्षेत्र में, जब सिंगली बीम होगा तो उसे सिर्फ तनन क्षेत्र में, और जब डबली होगा तो हम संपीड़न क्षेत्र में भी छड़ों का प्रयोग करते हैं। संपीड़न क्षेत्र में भी छड़ों का प्रयोग करते हैं।
तो तनन क्षेत्र में प्रबलन इस्पात की मात्रा न्यूनतम कितनी होनी चाहिए और अधिकतम, ये जान लेते हैं। न्यूनतम क्या होनी चाहिए, न्यूनतम और अधिकतम। न्यूनतम के हिसाब से फॉर आईएस कोड, कौन से आईएस कोड, आईएस कोड 456 2000 के अनुसार न्यूनतम एएसटी कितना होना चाहिए, एएसटी मिनिमम बराबर होता है 0.87, एएसटी मिनिमम बराबर होता है 0.87 बी इंटू डी, 0.87 बी इंटू डी अपान एफ वाई। एफ वाई क्या है, इस्पात का अनुगेय प्रतिबल। इस्पात कितने तरीके का होता है, इससे पहले क्लासों में बताया गया हो गया, एफई 250, एफई 415 और एफई 500। हमारे भारत में इस 3 बी इंटू सही है, एरिया ऑफ सेक्शन बी इंटू 0.4 बी इंटू डी, ठीक है, ठीक है। तनन पता चल गया। न्यूनतम क्या रखा जाएगा, 0.87 बी इंटू डी ऑफ इंटू डी स्ट्रक्चर में, और मैक्सिमम कितना रखा जाएगा, मैक्सिमम 0. आईएस कोड 456 2000 के 0.8 कितना रहेगा, 4% एरिया ऑफ डी, ठीक है। नेट की प्रॉब्लम की वजह से वीडियो थोड़ा सा रुक गया हुआ था, फिर से हम लाइव हैं आगे के पॉइंट्स को लेके। सभी लोग फिर से लाइव आ जाएं, फिर से लाइव आ जाएं। जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। लाइव आ जाएं फिर से। जी जी लाइव आएँ, लाइव आएँ, ठीक है। पॉइंट्स नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएंगे। चलिए थोड़ा सा आवरण की बात करते हैं, ठीक है। आइए फिर से लाइव आइए, फिर से आवरण, जो छड़ें डाली जाती हैं एक उपयुक्त आवरण पे डाली जाती हैं। आवरण क्यों दिया जाता है, जंग से रोके रखने के लिए, जंग न पाए। आवरण इसलिए दिया जाता है कि छड़ों में जंग लग जाएगी तो उसकी क्या होगी, सामर्थ्य प्रभावित हो जाएगी, उसकी सामर्थ्य प्रभावित हो जाएगी, इसलिए उसको थोड़ा सा आवरण दिया जाता है, ठीक है। आवरण कितना दिया जाता है, आवरण की बात करते हैं। आवरण कितना दिया जाएगा, पहले हम बात करते हैं बीम की। बीम में क्या आवरण दिया जाएगा, बीम में आवरण कितना दिया जाएगा उसकी याद करते हैं। बीम में आवरण मिनिमम ये है 25 mm आईएस कोड के अनुसार कहता है। सारी चीजें किस पे हो रही बात, आईएस कोड 456 2000 के अनुसार बात हो रही। आईएस कोड 456 2000 के अनुसार बीम में 25 mm या डाया ऑफ बार, इन दोनों में जो अधिक होगा विच ग्रेटर, जो अधिक होगा उतना क्या रखना है आपको, कवर प्रोवाइड करना है। डाया आप मान लिया कि 30 mm की छड़ प्रयोग कर दिए तो आप कौन सा डाया डालेंगे, कवर कितना रखेंगे, 30 mm डालेंगे। अगर आपने 20 mm की छड़ प्रोवाइड की है तो आप कवर कितना रखेंगे, 25 mm रखेंगे। ये बीम की बात हो गई, समझ में आ गया कि नहीं। तो क्या रखेंगे कि 25 mm या डाया बार धरन, जो छड़ प्रयोग किए हैं डाया बार, उन दोनों में जिसका मान अधिक होगा उसको हम प्रोवाइड करेंगे कवर के रूप में। ये बीम की बात हो गई। बीम के बाद आपकी बात कर लेते हैं, कवर की बात हो रही है तो इसी में इंक्लूड कर लेते हैं स्लैब की। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि स्लैब में क्या रखेंगे, स्लैब की बात कर रहे हैं। स्लैब में भी क्या रखेंगे, स्लैब में कवर रखेंगे 15 mm। सारी चीजें किस पे हैं, 15 mm अथवा डाया ऑफ बार विच ग्रेटर मतलब जो अधिक हो, इन दोनों में जो अधिक हो
वो हम किसके लिए रखेंगे, स्लैब के लिए रखेंगे। ठीक है, स्लैब के लिए रखेंगे। आगे की क्लास स्लैब हो गया, स्लैब आपको पता चल गया। स्लैब में क्या रखेंगे, 15 mm या डाया आप बार, जो दोनों में से अधिक हो वही हम स्लैब में कवर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपकी बात करते हैं, उसके बाद प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद प्रोवाइड करते हैं कॉलम की बात करते हैं, कॉलम लास्ट, इसके बाद कॉलम की बात करते हैं, कॉलम की बात कर रहे हैं। कॉलम में दो टॉपिक है। कॉलम में अगर 12 mm से कम का डाया का प्रयोग किया गया, 12 mm से कम डाया की छड़ प्रयोग की गई है और उसकी माप, कॉलम की माप 200 mm से कम है। ठीक है, पहली कंडीशन 200 mm से कम और 12 mm वाली छड़ से कम प्रयोग की गई, 12 mm तक की भी प्रयोग की गई है, तो हम कवर कितना रखेंगे, 25 mm कवर रखेंगे, 25 mm कवर रखेंगे। अगर कॉलम की साइज 200 mm से अधिक हो जाए, 200 mm से अधिक हो जाए, 200 mm से अधिक हो जाए, तो हम क्या रखेंगे, कवर कितना रखेंगे, 40 mm प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कॉलम में कितना प्रोवाइड करेंगे, 40 mm प्रोवाइड करेंगे। तो कॉलम में कितना रखना है, बीम में देख लीजिए, फिर से रिकैप कर लेते हैं। बीम में कितना रखना है, 25 mm या डाया बार विच ग्रेटर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट स्लैब का 15 mm या डाया बार विच ग्रेटर, वो कवर होगा। कॉलम में दो पॉइंट्स हैं, अगर कॉलम की साइज 200 mm से कम है, जहां पे 12 mm से कम डाया की छड़ प्रयोग की गई है, तो कवर कितना रखेंगे, 25 mm रखेंगे। अगर 200 mm से अधिक का कॉलम है तो हम कवर कितना प्रोवाइड करेंगे, 40 mm प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 40 mm प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, थम्स अप करें, क्लियर हो गई तो ठीक है। आइए अब सीधा चलते हैं डिजाइनिंग के स्टेप पे, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया है कि आपको कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल आप लोगों को पता होगा कि आरसीसी में मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, 90% चांसेस क्या होते हैं न्यूमेरिकल पूछे जाने के। तो मैक्सिमम जितना हो शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा गाजी, ठीक है, शेयर कर दीजिए। टॉपिक शुरू हो जाने जा रहा है, डिजाइन ऑफ बीम, डिजाइन ऑफ बीम, डिजाइन ऑफ डिजाइन ऑफ बीम। ठीक है, डिजाइन ऑफ बीम, किसी भी चीज को डिजाइन करने से पहले उसमें क्या दिया होगा, दो चीजें दी रहेंगी, एक लोड दिया होगा, दूसरी लेंथ दी होगी। लोड दिया होगा, लेंथ दिया होगा, इसके अनुसार ग्रेड दी हो सकती है, किस टाइप की कंक्रीट प्रयोग की गई है, और इसके अलावा कुछ और नहीं दिया होगा। तो लोड और लेंथ दिया होगा, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन किसी बीम को डिजाइन करने। पहला स्टेप, चलिए हम स्टेप वाइज पढ़ते हैं। पहला स्टेप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पहला स्टेप क्या होगा, गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या दिया है। आपकी बुक में कुछ अलग तरीके से दिया होगा, आपके पास अगर बुक होगी तो गिवन डाटा दिया है। दिया में आपको क्या दिया रहेगा, लोड दिया रहेगा, पहला लोड दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, कंक्रीट की अनुज्ञेय प्रतिबल सिग्मा सीबीसी दी रहेगी, सिग्मा एसटी दिया रहेगा, इस्पात का अनुज्ञेय प्रतिबल, और क्या दिया रहेगा, और क्या दिया रहेगा, घनत्व दिया रहेगा, किस कंक्रीट कौन सी चीज की बनी है, आरसीसी स्ट्रक्चर है, पीसीसी है, या क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से गिवन डाटा दिया रहेगा। दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होगा, स्टेप सेकंड, टू फाइंड डिजाइन कांस्टेंट। ठीक है, अभिकल्पन स्थिरांक, बुक में अलग दिया होगा तो आप परेशान मत होइएगा, चीजें सारी चीजें हैं, क्वेश्चन सॉल्व होगा, आंसर सही आएगा, और आरसीसी में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इससे। ठीक है, ठीक है,
टू फाइंड डिजाइन कांस्टेंट, अभिकल्पन स्थिरांक, अभिकल्पन स्थिरांक के जे क्यू, 3 मान कैलकुलेट करेंगे के जे क्यू का। के जे क्यू बुक में आपको सिंबल नहीं दिया होगा, हो सकता है ये चीज भी नहीं दी होगी, तो आप इसको मैक्सिमम वो करिएगा। के जे क्यू आपने पढ़ा होगा, अभी नहीं पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, आपने ये चीजें पता होंगी। एक न्यूट्रल एक्सेस बताया गया होगा आरसीसी की क्लास में, एक्सी बराबर एम टाइम सिग्मा सीबीसी अपान एम टाइम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। क्या बताया गया था? एम टाइम सिग्मा सीबीसी अपान एम टाइम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। उसी को तोड़ के एक फार्मूला बनाया गया है जे के क्यू के रूप में। के का फार्मूला होगा, क्या फार्मूला होगा? यम टाइम सिग्मा सीबीसी अपान यम टाइम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी। यहां पे डीसी मल्टीप्लाई नहीं करा गया तो वो के रूप में परिवर्तित हो गया। जे बराबर आपने जेड पढ़ा होगा, कहां? आरसीसी में जेड पढ़ा होगा, आरसीसी की क्लास में। जेड बराबर आपको बताया गया था क्या होता है? ये उत्तोलक भुजा, उत्तोलक भुजा बताई गई थी। उत्तोलक भुजा जेड बराबर बताया गया था डी माइनस एक्स बाई 3। वही यहाँ पे जे है, उसको सिंबल दिया गया, उसे यहाँ पे जे बराबर कहा गया 1 माइनस के बाई 3। ठीक है, 1 माइनस के बाई 3। क्यू बराबर हाफ जे के सिग्मा सीबीसी। ठीक है, ये पहले आप स्टेप को नोट कर लीजिए। पहला स्टेप गिवन डाटा, गिवन डाटा डिजाइन पढ़ा रहे हैं या ड्राइंग? राहुल जी, डिजाइन और ड्राइंग दोनों चीजें हैं। पहले आपके डिजाइन बताया जाएगा, उसके बाद ड्राइंग बताई जाएगी। क्वेश्चन का अभी तक कोई पेपर इसका नहीं हो पाया है, तो इसलिए कोशिश ये है कि आपको डिजाइन भी बताई जाए और ड्राइंग भी बताई जाए, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके इससे आपको। ठीक है, यहां पे आपको जितना, क्योंकि अभी तक आरसीसी ड्राइंग का कोई पेपर नहीं मिल पाया है कि बोर्ड कैसा पेपर देगा, इस पे कोई चर्चा नहीं हो पाई है कि कैसा पेपर हो सकता है। ड्राइंग भी आ जाए, डिजाइन भी। आपकी बुक में सिलेबस में जो दिया है डिजाइन एंड ड्राइंग दोनों दिया है, तो इसलिए डिजाइन एंड ड्राइंग दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, डिजाइन और ड्राइंग दोनों को साथ में लेके चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। आगे पहला स्टेप क्या हो गया? गिवन डाटा। दूसरा स्टेप हो गया टू फाइंड डिजाइन कांस्टेंट। डिजाइन कांस्टेंट में क्या निकाल लिया हमने? क्या मान निकाला? के जे क्यू का मान निकाल लिया। ठीक है, के जे क्यू का मान निकाल लिया। एम टाइम सिग्मा सीबीसी नोट हो गया है, आप लोग नोट कर लिए हैं? ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा स्टेप हो गया के जे क्यू। ठीक है, अब तीसरा स्टेप देखते हैं, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड, टू एज्यूम सेक्शन। टू एज्यूम सेक्शन, हम एज्यूम सेक्शन कर लेते हैं कि हम धरन की गहराई और चौड़ाई मान लेते हैं अपने मन से। तो हम क्या करते हैं? धरन की प्रभावी गहराई मान लें पार्ट बाई 10 से पार्ट बाई 8 मान लीजिए, पार्ट बाई 8 टू पार्ट बाई 12, मतलब 12 के बीच में। पार्ट बाई मतलब L बाई 8 टू L बाई 10, 12 के बीच में कोई भी एक वैल्यू पुट कर दें, मान लें। ठीक है, और B बराबर क्या मान लें? D बाई 2 मान लें। ठीक है, ये मान लिया जाता है। ठीक है, इसके बीच में आप कोई भी मान सकते हैं। क्या मानना है? D बराबर आपको मान लेना पार्ट बाई 8 टू पार्ट बाई 12, L बाई 8 टू L बाई 12 के बीच में कुछ भी मान लेना है। ठीक है, और धरन की चौड़ाई क्या होगी? धरन की चौड़ाई क्या मानी जाएगी? मान लेंगे हम गहराई का हाफ, D बाई 2 टू D बाई 3 के बीच में कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, आगे अगला स्टेप, टू फाइंड इफेक्टिव लेंथ। अभी इस पे चर्चा की जा चुकी है क्लास में। अभी क्लास इससे पहले जब हुई थी तो इफेक्टिव लेंथ पे चर्चा की गई थी।
सर ड्राइंग के पेपर में न्यूमेरिकल आता है क्या? जी सर, कोई संभावना बन सकती है कुछ भी, क्योंकि न्यूमेरिकल आने की संभावना बन सकती है आरसीसी ड्राइंग के पेपर में। ये आरसीसी ड्राइंग पहले की ड्राइंग नहीं है कि जो 6 सेमेस्टर में पढ़ते थे, ये 4th सेमेस्टर में लाया गया है, जहां पे आपको चीजें बताई जा रही हैं। जो 4th सेमेस्टर में बताया जा रहा है, 4th सेमेस्टर की जो आरसीसी ड्राइंग डिजाइन की गई है, उसमें डिजाइन के साथ ड्राइंग भी पढ़ना है। ठीक है, तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से ड्राइंग भी आएगी, मेरे हिसाब से ड्राइंग और डिजाइन दोनों आ सकता है। हम ड्राइंग भी पढ़ाएंगे और डिजाइन भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप धैर्य बनाए रखें राहुल जी, आप धैर्य बनाए रखें। ठीक है, टू फाइंड इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ निकालने का फार्मूला क्या बताया गया था? L प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2 बटा थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2, यही ना अभी बताई गई थी, बाई 2। और एक फार्मूला बताया गया था L इफेक्टिव बराबर क्या बताया गया था? L प्लस डी इफेक्टिव। इन दोनों में क्या बताया गया था? विचलेस, जो कम होगा वही एक्चुअल L इफेक्टिव होगा, वही क्या होगा? वही एक्चुअल L इफेक्टिव होगा। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? इफेक्टिव स्पेन निकालते समय L प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2 प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2 पहले से, और दूसरा L प्लस डी इफेक्टिव। इन दोनों में से जो मान कम होगा वही L इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वही कैलकुलेट, ठीक है, ठीक, स्टेप हो गया, L इफेक्टिव निकल गया। आगे अब देखते हैं, लोड सिस्टम की बात करते हैं, लोड सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, लोड सिस्टम, अगला स्टेप टू फाइंड लोड। किसी धरन पर लाइव लोड दिया रहेगा, जिसे हम W1 से प्रेजेंट करेंगे। सेल्फ वेट कैलकुलेट करेंगे, सेल्फ वेट अभी निकालना बताया गया है। सेल्फ वेट मान लिया ये W2, कैसे? L इंटू बी इंटू डी इंटू डेंसिटी, यहां से आपको सेल्फ वेट निकल जाएगा। दोनों को टोटल कर लेंगे, यहां से क्या मिलेगा? टोटल लोड कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, L बराबर ऑलवेज क्या रखेंगे? 1 मीटर, L बराबर ऑलवेज 1 मीटर रखेंगे। अगला स्टेप, स्टेप 5, टू फाइंड बेंडिंग मोमेंट। लोड और लेंथ पता चल गई तो हम बेंडिंग मोमेंट निकलेंगे। कौन सी बीम है? क्वेश्चन में दिया है फॉर सिंपली सपोर्टेड, फॉर सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली सपोर्टेड के लिए m बराबर क्या है? WL²/8 होगा। फॉर कैंटिलीवर है तो m बराबर WL²/2 होगा। तो आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम क्या दिया रहता है? सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या दिया रहता है कि m बराबर WL²/8। तो यहां से हम बेंडिंग मोमेंट पता कर लेंगे, क्योंकि यहाँ टोटल लोड W कैलकुलेट हो गया है और इससे पहले वाले लेंथ उसमें L इफेक्टिव कैलकुलेट किया जा चुका है। ठीक है, तो हो गया, बेंडिंग मोमेंट निकल गया। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप, बेंडिंग मोमेंट पता चल गया। नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड इफेक्टिव डेप्थ, कितनी डेप्थ रखनी है बीम की। टू फाइंड इफेक्टिव डेप्थ, डी इफेक्टिव बराबर क्या रखा जाएगा? फार्मूला है डी इफेक्टिव का, डी इफेक्टिव बराबर हो जाएगा रूट में m अपान क्यू बी। ठीक है, यहां से हमें अगला स्टेप 6, यहां से हमें डी इफेक्टिव का मान, ये डी इफेक्टिव का मान जो आएगा माने गया क्या? इस डी इफेक्टिव का मान जो रिक्वायर्ड हमने माना था, है
उससे क्या आना चाहिए, अधिक आना चाहिए, सॉरी डी इफेक्टिव, ये क्या आई इसने, ये यहां से क्या मान आया, रिक्वायर्ड का मान आया, रिक्वायर्ड का मान आया, तो ये हमेशा कम होना चाहिए जो हमने पहले से माना है, जो हमने पहले से माना है, जो हमने पहले माना था उससे कम होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो सेक्शन क्या होगा, सेक्शन सेफ होगा, सेक्शन क्या होगा, सेक्शन सेफ होगा। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल गया, इफेक्टिव डेप्थ मिल गई। अगला स्टेप स्टील डाल दें, स्टेप 7 टू फाइंड एरिया ऑफ स्टील, AST फार्मूला होता है AST बराबर यम अपान सिग्मा ST J इंटू डी। यहां से हम किसको कैलकुलेट कर लेंगे, AST का मान कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यम का मान हमें पता है, सिग्मा ST क्वेश्चन में दिया है, जे हमने कैलकुलेट कर लिया है और डी यहां से हमें पता चल गया और यहां से हमें AST पता चल जाएगा। ठीक है, हमें किसी धरन की गहराई, लंबाई, चौड़ाई पता चल गई और उसमें कितना छड़ प्रोवाइड करना है ये भी पता चल गया। ठीक है, इतना पता चल गया। तो आगे अब देखते हैं, आगे देखते हैं कि हमने कहा कि हम इसमें 12 mm, 20 mm, 25 mm कितने mm की छड़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसको डालते हैं। कितने स्टेप हो गए, कितने स्टेप हो गए, 7 स्टेप हो गए। इसी स्टेप में अब कहते हैं कि हमने प्रोवाइड 20 mm 5 बार, 20 mm 5 बार की छड़ प्रोवाइड की। तो राहुल स्टेप 6 नहीं समझ में आया, स्टेप 6 में क्या था, स्टेप 6 था आपका बेंडिंग मोमेंट। स्टेप 6 क्या था, बेंडिंग मोमेंट था। स्टेप 6 बेंडिंग मोमेंट समझ लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट आपने सोम में पढ़ा होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड के लिए बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला क्या बताया गया होगा, m बराबर WL²/8 बताया गया था। और अगर कैंटिलीवर है, मैक्सिमम कंडीशन आपके क्वेश्चन में क्या रहेगी, सिंपली सपोर्टेड रहे। अगर कैंटिलीवर है तो m बराबर WL²/2 होता है। तो वही चीजें यहाँ पे हैं, यहाँ पे अलग से कुछ नहीं बताया जा रहा है, जो आपने सोम में पढ़ा है वही चीजें हैं। m बराबर यहाँ से W पता चल गया पहले स्टेप में उससे, और उसके बाद लेंथ पता चल गई, वहां से हमने बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। और समझ में आ गया, ठीक है, ओके। चलिए आगे हम AST की बात कर रहे थे, AST पता चल गया। अब हमने कहा कि उसकी छड़ों में हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि 20 mm की छड़ हम उस बीम में डाल रहे हैं, 20 mm 5 बार की छड़ डाल रहे हैं। तो 20 mm की छड़ का एरिया क्या होगा, π/4, गोल छड़ है ना, π/4 d² या 5²। यहां से हमें मान लिया π/4 20 का स्क्वायर करके हमें यहां से पता चल जाएगा छड़ का डाया, छड़ का डाया पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, छड़ का डाया पता चल जाएगा। ठीक है, यहां से हमें नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करनी, नंबर ऑफ बार, छड़ों की संख्या। नंबर ऑफ बार बराबर क्या होता है, टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ स्टील, टोटल एरिया ऑफ स्टील अपान एरिया ऑफ 1 बार, 1 बार। तो एरिया टोटल नंबर ऑफ बार बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ बार बराबर हो जाएगा कैपिटल AST, टोटल एरिया अपान स्मॉल AST। यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ बार पता चल जाएगा, नंबर ऑफ बार पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां से पता चल गया। अगले स्टेप में चलते हैं, नंबर ऑफ बार पता चल गया। अब हमें चीजें पता चल गई, धरन में कितनी माप रखनी है, धरन में कितना स्टील प्रोवाइड करना है। जब सारी चीजें पता चल गई तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, चेकिंग। नेक्स्ट स्टेप, इसे करने की जरूरत नहीं है लेकिन लिखने की जरूरत है। एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा।
चेकिंग, चेकिंग क्या करेंगे, चेकिंग में आप करेंगे चेक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टील। फार्मूला बताया गया है मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टील, क्या भी बताया गया था इसके लिए फार्मूले के हिसाब से, मिनिमम मैक्सिमम का फार्मूला AST मिनिमम बराबर क्या बताया गया था 0.87 इंटू बी अपान इंटू डी अपान FY मिनिमम के लिए, और AST मैक्सिमम के लिए आपको बताया गया था 0.04 बी इंटू डी के। ठीक है, 0.04 बी इंटू 0.04 बी इंटू डी के। तो इससे चेकिंग कर लेंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। और लिखना जरूरी है, करें या ना करें लेकिन लिखना जरूरी है। चेक फॉर, एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपको आता है, लेकिन समय के अभाव के कारण आप क्वेश्चन नहीं पकड़ पाए। चेक फॉर CL। लास्ट स्टेप, इन सब चीजों के करने के बाद आपको फिगर बनाना जरूरी है। क्या करना जरूरी है, फिगर, जो आपने ड्राइंग डिजाइन की है उसका फिगर बनाना जरूरी है। ठीक है, फिगर बनाना जरूरी है। ये 6-7 स्टेप हैं जिसे आप करके कर सकते हैं। 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद आप लोग कैलकुलेटर लेके आइए और इसी पे आज ही न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। तुरंत न्यूमेरिकल कराया जाएगा जिससे ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, 1 मिनट का रेस्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नोट करें बोल रहे हैं। ठीक है, थम्स अप करें, थम्स अप करें जो क्वेश्चन बोलना है। अगर नोट करने के लिए पेपर कॉपी हो गई हो, पेन हो गया तो थम्स अप करें। हम क्वेश्चन बोले आप लोगों को, नोट करें, हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। थम्स अप करें। पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, थम्स अप करिए जरा, हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इस टॉपिक को क्लियर करके ही आज की लाइव क्लास खत्म होगी। ठीक है, थम्स अप करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन, 6 मीटर शुद्ध पाट के एक आयताकार एकल प्रबलित कंक्रीट धरन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मीटर क्वेश्चन कह रहा है 6 मीटर शुद्ध पाट के आयताकार एकल प्रबलित कंक्रीट बीम का डिजाइन तथा ड्राइंग करें। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन है कि 6 मीटर शुद्ध पाट के एक आयताकार एकल प्रबलित सिंपली सपोर्टेड धरन का अभिकल्पन करें। ठीक है, हो गया इतना। बीम पर 1500 न्यूटन का चल भार आ रहा है। बीम पर 15,000 न्यूटन का चल भार आ रहा है, न्यूटन पर मीटर का चल भार आ रहा है। लिख देते हैं, चलिए छोड़िए, लिख दे रहे हैं।
लिख रहे हैं क्वेश्चन, 6 मीटर के शुद्ध पाठ किसे बोलते हैं? क्लियर। शुद्ध पाठ के लिए आयताकार सिंपली सपोर्टेड धरन का डिजाइन व ड्राइंग बनाएं। ठीक, डिजाइन व ड्राइंग बनाएं। बीम पर 15,000 न्यूटन पर मीटर का चल भार आ रहा है। चल भार आ रहा है, ठीक है, चल भार आ रहा है। आलंब की चौड़ाई दिया है क्वेश्चन में, आलंब की चौड़ाई 15,000 न्यूटन पर मीटर, 15,000 न्यूटन पर मीटर का चल भार आ रहा है। आलंब की चौड़ाई 400 mm है, ठीक है, चौड़ाई 400 mm है। और सिग्मा CBC बराबर 7 न्यूटन पर mm², कंक्रीट का mm² दिया हुआ है कंक्रीट का, और सिग्मा ST बराबर 140 न्यूटन पर mm², कंक्रीट और इस्पात का अनुज्ञेय प्रतिबल दिया हुआ है, ठीक है, न्यूटन। m बराबर मापांक अनुपात बराबर 13 दिया हुआ है। RCC का घनत्व तो डेंसिटी किस धातु का बना है, उसका घनत्व 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं। 6 मीटर के शुद्ध पाठ के लिए एक आयताकार सिंपली सपोर्टेड धरन का अभिकल्पन, डिजाइन व ड्राइंग बनाएं। बीम पर 15,000 न्यूटन पर मीटर का चल भार आ रहा है। आलंब की चौड़ाई 400 mm है और सिग्मा CBC दिया है। कंक्रीट का अनुज्ञेय प्रतिबल 7 न्यूटन पर mm², सिग्मा ST बराबर 140 न्यूटन पर mm², m बराबर 13 दिया है। सिग्मा CBC क्या होता है? कंक्रीट का अनुज्ञेय प्रतिबल को सिग्मा CBC से प्रेजेंट करते हैं, और स्टील इस्पात के क्या करते हैं? इस्पात के अनुज्ञेय प्रतिबल को सिग्मा ST से डिनोट करते हैं। यम क्या होता है? मापांक अनुपात होता है, ठीक है। किस धातु की कंक्रीट बनानी है हमें, उसका RCC की बनानी है, और उसका घनत्व क्या दिया है? दिया हुआ है 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। पहले स्टेप के हिसाब से, अभी हमने जो स्टेप मार्किंग की है उसके हिसाब से हमें क्या करना है। पहला स्टेप क्या कह रहा है? स्टेप फर्स्ट कहता है गिवन डाटा के साथ हम पहले देख लेते हैं, फिगर बनाते हैं क्वेश्चन के हिसाब। यही ना, एक 6 मीटर सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्या है? एक 6 मीटर की सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों तरफ से सिंपली सपोर्टेड है। के लिए सिंपली शुद्ध आवरण का मतलब क्लियर स्पेन, अंदर से अंदर की दूरी क्या दी हुई है? 6 मीटर दिया हुआ है। ये दीवार है, ठीक है। ठीक है, गिवन डाटा के हिसाब से फिगर को ध्यान में देते हुए देख लें, ठीक है। ये बीम है, ठीक है। शुद्ध पाठ दिया था 6 मीटर के सिंपली सपोर्टेड, एक बीम का लोड दिया है, धरन पर लाइव लोड दिया है। क्या दिया है? W1 का मान दिया है। W1 बराबर 15,000 न्यूटन पर मीटर। इसको न्यूटन को किलो न्यूटन में चेंज कर लिया तो ये क्या हो गया? 15 किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि 1 किलो न्यूटन बराबर होता है 1000 न्यूटन के। 1000 न्यूटन के। तो यहां से लाइव लोड दिया है 6 मीटर दिया हुआ है। 6 मीटर दिया है, किसकी लंबाई? अंदर से अंदर दिया है, तो कैपिटल L का मान दिया है 6 मीटर।
और उसके बाद आलंब की चौड़ाई मतलब दीवार की चौड़ाई दी हुई है 400 इधर mm और 400 mm इधर। ठीक है, तो ये हो गया। सिग्मा CBC बराबर क्या दिया हुआ है 7 न्यूटन पर mm²। और सिग्मा ST बराबर क्या दिया हुआ है 140 न्यूटन पर mm²। m बराबर 13 दिया हुआ है। डेंसिटी बराबर क्या दिया हुआ है, डेंसिटी रो बराबर दिया हुआ है 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसे चेंज कर लीजिए किलो न्यूटन में, तो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, गिवन डाटा हो गया। गिवन डाटा अगर हो गया है तो नोट कर लीजिए गिवन डाटा। गिवन डाटा नोट करिए, इसको रफ करें तुरंत। नोट हो गया गिवन डाटा? गिवन डाटा नोट हो गया हो तो क्वेश्चन को रफ करें, आगे बढ़ाएं जल्दी से जल्दी। ठीक है, हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या कहता है, अभी आपको बताया गया था। स्टेप 2 कहता है टू फाइंड डिजाइन कांस्टेंट। इसमें आपको कितनी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कौन कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? पहली के, जे और क्यू। ठीक है, किसकी किसकी? के, जे और क्यू। के बराबर फार्मूला है m टाइम सिग्मा CBC अपान m टाइम सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू डी के। इंटू डी जब हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो CNA का फार्मूला। तो m का मान क्वेश्चन में क्या दिया है 13 गुणे 5 डिवाइडेड बाई 13 गुणे 5 प्लस 140। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.39 आ गई। जे का फार्मूला होता है 1 माइनस के बाई 3 के। तो यहां से वैल्यू रखिए 0. का मान क्या है 39/3। ये मान सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करिए इसको। इसका सॉल्व करेंगे तो वैल्यू का मान आएगा 0.87। कल से जब भी क्लासें आरसीसी की होगी या आरसीसी ड्राइंग की जब भी होगी तो आप अपने साथ कैलकुलेटर लेके बैठिएगा। कैलकुलेशन क्योंकि जो भी टॉपिक कराया जाएगा उसके साथ एक न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा जिससे वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। क्यू का फार्मूला होता है हाफ जे के सिग्मा CBC के। हाफ जे का मान क्या निकाले हमने 0.87 इंटू के का मान क्या है 0.39 और सिग्मा CBC का मान क्या दिया है क्वेश्चन में 7 दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 1.18 समथिंग करके आएगा। तो हम इसे 2 दशमलव के 2 अंकों तक ले लेंगे। ठीक है, दशमलव के 2 अंकों तक ले लेंगे। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा था अभी? थर्ड स्टेप हमारा क्या था? स्टेप थर्ड हमारा था क्या था? स्टेप थर्ड कोई बताएगा? आप लोगों में से कोई बताएगा थर्ड स्टेप क्या था? वेट कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ रहे हैं या कुछ नहीं। थर्ड स्टेप टू फाइंड या कह लीजिए या टू एज्यूम सेक्शन। एज्यूम सेक्शन क्या है कि बी, इसमें क्या करना है, एज्यूम क्या करना है बी और डी का मान। बी और डी का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज्यूम सेक्शन बी और डी का मान कैलकुलेट करना है। ठीक है, बी और
डी का मान कैलकुलेट करना है। एज्यूम सेक्शन कैलकुलेट करना है। डी का मान हम पार्ट बाई एल बाई मतलब एल बाई 8 से लेके एल बाई 12 के बीच में कुछ भी ले लें। हमने मान लिया एल बाई 10 लिया, तो एल का मान 6 मीटर दिया था तो हमने 10 लिया, तो ये हो गया, सॉरी हमने 6 मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, तो 6/10 एल बाई 10 6 मीटर में है, तो इसको कन्वर्ट कर लिया mm में, तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो डी का मान क्या आ गया 600 mm के। ठीक है, P बराबर हमने मान लिया D/2 के, तो 600/2 के, यहां से हमें क्या पता चल जाए 300 mm। तो थर्ड स्टेप हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेप हो गया। ठीक, अगले स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? ठीक है, हमें कोई L/8 ले सकता है, कोई L/9 ले सकता है, L/ कुछ भी ले सकता है, एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं। हमने मान लिया कि L/10 ले लिया। ठीक है, स्टेप 4 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 4 कहता है, स्टेप 4 क्या कह रहा है? एज्यूम सेक्शन कर लिए, तो अब आपको निकालना है टू फाइंड इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, आप लोग बताते चलिए इफेक्टिव लेंथ, टू फाइंड इफेक्टिव लेंथ। लेंथ निकालेंगे या लोड निकालें, कुछ भी निकाल सकते हैं। इफेक्टिव लेंथ निकालने के दो फार्मूले बताए गए। कौन कौन से दो फार्मूले बताए गए? पहला फार्मूला बताया गया जी, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू 7 दी हुई है। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू तो 7 है, सही है। तो सॉरी, एम के मान को निकालते समय हाँ यहाँ पे गलती हो गई है, तो सिग्मा सीबीसी के के मान में, के का मान जब कैलकुलेट किया गया वहां पे हमने 5 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे 7 कर दीजिए, 7 करके कैलकुलेट करिए, वो कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पे। ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा सा, वो 7 है, 7 कर लेंगे तब भी वही मान आएगा 0.39। ठीक है, भानु प्रताप सेकंड स्टेप नहीं समझ में आया। टू फाइंड डिजाइन कांस्टेंट। डिजाइन कांस्टेंट में आप 3 फार्मूले दिमाग में बिठा लीजिए कि ये 3 फार्मूले अगर आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, तो आपके हर क्वेश्चन में ये चीज हम पुट कराएंगे। हम ये तीनों फार्मूले, जितना डिजाइन आप पढ़ेंगे सारी चीजें ये अप्लाई करके दिखाएंगे और ये काफी हेल्पफुल होंगे। के का फार्मूला है यम टाइम सिग्मा सीबीसी अपान यम टाइम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी, जे बराबर 1 - k/3 और क्यू बराबर हाफ जे के सिग्मा सीबीसी। यहाँ पे यम का मान 13, सिग्मा सीबीसी का मान 7, 13 × 7 प्लस 140 कैलकुलेट कर दिया गया। जे बराबर कैलकुलेट किया गया 1 - k/3। के का मान हमने क्या निकाला था 0.39, वहां से रख दिया, और फिर क्यू बराबर कैलकुलेट किया गया हाफ जे के सिग्मा सीबीसी के। ठीक है, यहां से वैल्यू रख दी गई और कैलकुलेट किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हुआ? भानु प्रताप जी क्लियर हो गया? एज्यूम सेक्शन हो गया। टू फाइंड इफेक्टिव लेंथ की तरफ चलते हैं। टू फाइंड इफेक्टिव लेंथ की तरफ चलते हैं। इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए आपको 2 फार्मूले बताए गए थे। पहला फार्मूला बताया गया था एल इफेक्टिव बराबर क्या बताया गया था? एल इफेक्टिव बराबर बताया गया था एल प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2 प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2। ठीक है, यहां से आपका मान क्या आ गया? एल का मान 6 मीटर, थिकनेस ऑफ वॉल क्वेश्चन में क्या दिया है 0.400 mm दिया है। 400 mm को मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.4 हो गया मीटर। ठीक है, बट्टा 2 प्लस 0.4/2 बाई 2, तो यहां से क्या मान आ गया 6.4 मीटर। ठीक है, दूसरा एल इफेक्टिव का फार्मूला क्या था? एल इफेक्टिव का दूसरा फार्मूला क्या था? एल इफेक्टिव का दूसरा फार्मूला था एल प्लस डी इफेक्टिव। अभी हमने एज्यूम क्या है? डी इफेक्टिव का मान 600 एज्यूम किया है, तो वही बराबर 6 प्लस 0.6, ये mm में है तो इसे कन्वर्ट कर दिया गया मीटर में, तो ये हो गया 6.6 मीटर।
ठीक है, आपको जब इफेक्टिव स्पेन पढ़ाई जा रही थी लेंथ, तो बताया गया था इन दोनों में विचलेस जो मान कम होगा वही एल इफेक्टिव कहा जाएगा। तो इस हिसाब से एल इफेक्टिव का मान क्या आया, एल इफेक्टिव का मान क्या आया, एल इफेक्टिव का मान क्या आ गया, एल इफेक्टिव बराबर 6.4 मीटर। डाटा मिल गया 6.4 मीटर, ठीक है 6.4 मीटर पता चल गया ना। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला स्टेप, आप लोग थोड़ी सी मेहनत है, ज़्यादा नहीं, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आरसीसी और आरसीसी ड्राइंग समझिए एक साथ चल रही। अगला स्टेप, आपको लेंथ पता चल गई, अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या है, स्टेप क्या है, स्टेप कौन सा पड़ेगा, स्टेप 5 टू फाइंड लोड। हमें लोड कितने पे करना है, पर मीटर के हिसाब से कैलकुलेट करना। लोड में क्या दिया हुआ है कि लाइव लोड दिया हुआ है, लाइव लोड दिया हुआ है, क्या दिया है 15 न्यूटन, 15 किलो न्यूटन, सॉरी उसको चेंज किया गया था ना, तो 15 किलो न्यूटन पर मीटर। दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना, सेल्फ वेट, उस धरन का खुद का भार क्या होगा। फार्मूला क्या था, एल इंटू बी इंटू डी इंटू डेंसिटी। किसकी डेंसिटी है, एल का मान हमें क्या रखना है, ऑलवेज 1 मीटर रखना है, ऑलवेज 1 मीटर। बी का मान हमने क्या निकाला है 0.3, 300 mm निकाला था, 300 mm निकाला था, 300 mm निकाला था। तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये 0.3 मीटर हो गया, होगा कि नहीं। डी का मान क्या दिया है 0.6, 600 माने थे तो वही 600, तो 600 को मीटर में करना। और डेंसिटी क्या दी हुई है, उसकी डेंसिटी हमने कहा 25। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान आ जाएगा, क्या मान आ जाएगा, W2 का मान क्या आ जाएगा 4.5। बताइए यही आ रहा है ना, क्या आ रहा है, कमेंट करिए क्या आएगा सेल्फ वेट 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है कमेंट करिए 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर। यहां पे दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या मान आया 19.5 किलो न्यूटन पर मीटर। क्या है ये, टोटल लोड, कितना लोड आ रहा है, टोटल लोड कितना आ रहा है। लाइव लोड उसका खुद का भार, लाइव लोड उस पर भार आ रहा है और उसका खुद का भार, तो टोटल 19.5 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड आ रहा है उस बीम पर, ठीक है पता चल गया। तो हमें लोड पता चल गया। अगर क्वेश्चन में किसी तरीके का और लोड दिया रहेगा तो उसको इसी में ऐड कर देंगे, तो टोटल लोड हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। इस तरीके से जितने लोड दिए रहेंगे सबको इसी में इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टू फाइंड बेंडिंग मोमेंट, टू फाइंड बेंडिंग मोमेंट। क्या क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड के लिए यम बराबर क्या बताया गया WL²/8, एम बराबर WL²/8 होता है। तो यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से क्या रख दिया, हमें लोड पता चल गया, लेंथ पता चल गई, यम बराबर W का मान क्या दिया 19.5 इंटू एल का मान क्या दिया है, एल का मान हमने भी कैलकुलेट किया था 6 पॉइंट, एल का मान क्या कैलकुलेट किया, एल का मान क्या कैलकुलेट किया 6.4 मीटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यम का मान कैलकुलेट कर लेंगे, यम का मान कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद क्या मान आएगा, क्या मान आएगा, कैलकुलेट करके बताइए यम का मान क्या आएगा, यम का मान क्या आएगा। देखिए ये किलो न्यूटन पर मीटर में, यूनिट का विशेष ध्यान देंगे क्योंकि ये किलो न्यूटन पर मीटर है, लेंथ को भी मीटर में रखेंगे, इसलिए यहाँ पे मीटर, यहाँ पे मीटर, सबको कन्वर्ट करने के बाद मान आएगा
99.84 किलो न्यूटन मीटर। मात्रक कैसे आ रहा है इसको भी ध्यान देंगे, क्योंकि मात्रक W का मान क्या आया, किलो न्यूटन पर मीटर था। मात्रक कैसे आ रहा है, किलो न्यूटन पर मीटर, W का मात्रक है। और L का मान क्या है, मीटर का स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मात्रक क्या हो गया, किलो न्यूटन मीटर। इसे हम यम बराबर कह सकते हैं 99.84 इंटू 10⁶ किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर दिया तो 10⁻³ जुड़ गया, और मीटर को mm में चेंज कर दिया तो क्या हो गया, 10⁶ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि 10⁶ किस में होगा, किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन mm में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, हो गया, यहां से ये स्टेप क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है सनी यादव, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ते रहिए इसी तरीके से। किसी की बैक नहीं आनी चाहिए, इतनी मेहनत करिए, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है, बैक नहीं आनी चाहिए आरसीसी और आरसीसी ड्राइंग में। ठीक है, मिठाई हम खिलाएंगे अगर आप पास होंगे, बस सहयोग आप लोगों का चाहिए कि आप लोग मेहनत करें और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, टू फाइंड यम पता चल गया, इफेक्टिव डेप्थ डी बराबर फार्मूला आपको बताया गया था अभी स्टेप में, m/q इंटू बी का। आपकी बुकों में जो दिया है, बुकों में बीच बीच में आपकी बुकों में स्टेप कहीं कहीं अलग अलग दिया है। हमने जो जे के क्यू का मान निकाला है वो हम पहले ही निकाल लिए हैं, आपकी बुक में भी निकाला है, उसे दूसरे तरीके से बताया है, तो इसलिए आप लोगों को हम पहले तो डी के हिसाब से हमने यहां पे रखा, डी का मान क्या निकाल लिया, डी बराबर हो गया, एम का मान क्या आया था 99.84 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई क्यू का मान क्या आया था 1.18 इंटू बी क्या आई थी 300। तो यहाँ पे डी बराबर कैलकुलेट करिए 10⁻, डी का मान क्या आएगा, डी का मान आ जाएगा, रूट में इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मान आ जाएगा 26,000। तो डी बराबर यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 509 दशमलव समथिंग, इसे क्या कह देंगे, सेज 510 mm। ठीक है, सेज 510 mm। तो ये 510 mm उस 600 से क्या है, कम है, तो ये डी रिक्वायर्ड कितनी हो रही है, डी रिक्वायर्ड क्या है, डी रिक्वायर्ड इज लेस देन डी अवेलेबल। क्या है, डी अवेलेबल। तो हमारा क्या होगा, हेंस सेक्शन सेफ। अगर यही वैल्यू 600 से अधिक आती, अगर यही वैल्यू 600 से अधिक आती तो हमारा सेक्शन क्या होता, फेल हो जाता, क्योंकि हमें जरूरत, मान लिया ये वैल्यू 700 आती, मान लिया ये वैल्यू 700 आती है और हमने क्या माना है 600 माना है, तो जरूरत तो हमें 700 की है, तो हम क्यों 600 मान रहे हैं, तो इसलिए सेक्शन फेल हो जाता। इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, डी रिक्वायर्ड इज लेस देन डी अवेलेबल। तो हमारा सेक्शन क्या होगा, सेक्शन सेफ होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा सेक्शन सेफ हो गया, डी का मान कैलकुलेट हो गया। ठीक है, डी का मान कैलकुलेट हो गया और सेक्शन सेफ हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टेप टू फाइंड एएसटी, एरिया ऑफ स्टील, कितनी स्टील डालनी है, एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, फार्मूला क्या बताया गया था एएसटी का, एएसटी बराबर बताया गया था, एएसटी बराबर बताया गया था m/σ ST इंटू जे इंटू डी।
फार्मूले के हिसाब से हो गया यम का मान 99.84 इंटू 10⁶। बस लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं, फिगर खत्म हो रहा है जल्दी ही हम, ठीक है। 140 गुणे जे का मान 0.0, जे का मान क्या आया था, जे का मान 0.87, 0.87 इंटू डी का मान क्या आया है, अभी 510 आया है, तो वही 510, इसको सॉल्व कर दीजिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका 1607 mm² AST हुआ। हमने मान लिया कि 22 mm की छड़ प्रयोग कर लीजिए, कि हम बीम में कह रहे हैं कि 22 mm की छड़ प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 22 mm की छड़ प्रयोग कर रहे हैं, 22 mm 5 बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक छड़ का एरिया क्या होगा, π/4 22 का स्क्वायर, क्योंकि ये डाया कैसी है, गोलाकार है, तो डाया गोलाकार छड़ का एरिया क्या होता है, π/4 d² ना, तो वही π/4 d²। तो इसको करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आएगा 380 mm²। तो हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ बार कितनी डालनी है, नंबर ऑफ बार बराबर होता है टोटल एरिया, नंबर ऑफ बार बराबर होगा टोटल एरिया बटा एक छड़ का, कुल छड़ का क्षेत्रफल बटा एक छड़ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ वन बार क्या है, टोटल एरिया 1607 बटे 380। यहाँ पे क्या आ गया, मान कैलकुलेट करने के 4 पॉइंट समथिंग आ गया, 4.22। तो हम 4.2 छड़ नहीं डाल सकते, तो हम क्या करेंगे, इसे एक छड़ बढ़ा देंगे, शेष 5 नंबर। तो हम क्या कर देंगे, कहने को क्या हो गया कि हेंस 22 mm 5 बार @ 5 नंबर, मतलब उस डिजाइन की हुई सेक्शन में हमें 22 mm व्यास की 5 छड़ों का प्रयोग करना है, 5 छड़ों का प्रयोग करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील पता चल गई, सारी चीजें हो गई। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, चेकिंग की तरफ चलेंगे। स्टेप नेक्स्ट चेकिंग, एक चेक कर लेते हैं, लिखने को लिख देते हैं, चेक फॉर मिनिमम AST। क्या है मिनिमम AST का फार्मूला, AST मिनिमम बराबर क्या है, AST मिनिमम बराबर है फार्मूले के हिसाब से 0.87 B/D/FY के, फार्मूला है ना 0.87 या B/D/FY के। तो यहाँ पे 0.87 B का मान क्या था 300, D का मान 510 डिवाइडेड बाई FY 140 के लिए, ग्रेड के लिए जब न्यूटन दिया सिग्मा ST का मान, तो FY का मान क्या होगा, FY का मान 250 होता है, तो FY बराबर 250 यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो मान क्या आएगा, 532 mm²। हमारा क्या आया है, हमने कितनी छड़ डाली है, एरिया आया था क्या 1600 आया था, तो हमें कम से कम कितना डालना है, 532 डालना है, लेकिन हमारा उससे अधिक है, तो इसलिए हमारा सेक्शन क्या है, सेक्शन सेफ है, ठीक है। चेकिंग हो गई, चेकिंग में और स्टेप क्या लिखते हैं, चेक फॉर मिनिमम हो गया, दूसरा चेक फॉर शियर, ठीक है, हो गया चेकिंग, नोट हो गया। लास्ट स्टेप फिगर बनाना, लास्ट स्टेप फिगर देखते हैं, फिगर बनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजाइन जो किया है फिगर बनाते हैं, ठीक है। फिगर देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, टॉपिक क्लियर है, हो गया खत्म एकदम। लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप फिगर बनाते हैं, स्टेप लास्ट है। फिगर क्या थी, यही धरन थी, ठीक है,
ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कर डालिए। अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो आधे नंबर पाएंगे आप, ठीक है, इसलिए फिगर जरूरी है। शुद्ध पाठ क्या दिया था? शुद्ध पाठ क्या दिया था कि 6 मीटर दिया था। शुद्ध पाठ क्या दिया था? शुद्ध पाठ क्या दिया था? शुद्ध पाठ क्या दिया था? 6 मीटर दिया था, मतलब अंदर से अंदर की दीवार की। यहाँ पे आपको मेंशन करेगा फिगर में, आप हर चीज़। ये क्या है? कैपिटल एल का मान। इफेक्टिव लेंथ क्या आई? एल इफेक्टिव का मान क्या आया? इसके सेंटर से सेंटर तक की दूरी कैलकुलेट की गई, ये मान क्या आया है? ये मान आपको निकाला है, क्या आया था? 6.4 मीटर। 6.4। फ्री हैंड बनाना है, फ्री हैंड बनाना है, फ्री हैंड, ठीक है। फ्री हैंड जब न्यूमेरिकल के साथ आ रहा है तो फ्री हैंड बनाना है, ठीक है। 6.4 मीटर। उस धरन की कुल गहराई हमने इफेक्टिव डेप्थ निकाली थी, जो छड़ डाली है। कितनी छड़ें डाली हैं? यहां पे दिखा दीजिए। छड़ों को इस तरीके से डाला गया होगा, ठीक। ऊपर 2 बांधने के लिए, इसको दिखाने की बताना निकालने की जरूरत नहीं, मिनिमम, ठीक है। कुछ इस तरीके से स्टेरअप्स को भी दिखाना है, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन इसको भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं स्टेरअप्स की। अभी अगली क्वेश्चन जब कराया जाएगा तो वहां पे बताया जाएगा। हमने क्या डाला है? 5 नंबर। 5 नंबर। 5 नंबर एट द रेट 20 mm 5R, ठीक है। और इस धरन की गहराई हमने क्या निकाली थी? 510। 510। बीम का कवर कितना मानते हैं? 25 mm मानते हैं, तो 25 mm की जगह हमने मान लिया कि 30 mm मान ले, तो कुल गहराई कितना होगी? 540 mm होगी, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देख लें, इधर क्रॉस सेक्शन एरिया देख लें कि किस तरीके से दिखेगा। यही ना, यही तो रही होगी क्रॉस सेक्शन एरिया। देखते हैं, यही स्टेरअप से बांधी गई होगी, स्टेरअप से बांधी गई होगी। कितनी छड़ आई हैं? 5 छड़ें। 1 छड़, 2, 3, 4 और 5 छड़ें। यहाँ पे ऊपर 2 छड़ें बांधने के लिए, ठीक है। तो यही यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसकी साइज क्या है? b बराबर 300 माने हैं, और इसका मान क्या है? टोटल 540 है। इसका मान क्या है? 540 है। यहाँ से यहाँ तक का मान क्या आया है? 510 आया है। और ये कितनी है? 22 mm 5R एट द रेट 5 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन यहां तक क्लियर होना चाहिए। एक्सयू के बारे में समझा दीजिए सर। एक्सयू के बारे में सर जब आप आरसीसी की क्लास होगी तो वहां पे हम आपको देंगे। अभी आज के लिए इतना ही रहेगा। एक्सयू के बारे में आपको अगली क्लास में समझा। एक्सयू कुछ है नहीं, एक्सयू का मान होता है, एक्सयू आप न्यूट्रल एक्सेस जब पढ़ेंगे, उदासीन अक्ष पढ़ाया गया होगा। उदासीन अक्ष की बात की जाएगी। उदासीन अक्ष जो होता है, उदासीन अक्ष जो होता है, उदासीन अक्ष में आपको 2 तरीके के उदासीन अक्ष होते हैं। एक क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस होता है, एक एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस। एक ANA होता है, एक CNA होता है। CNA एक वास्तविक उदासीन अक्ष को ANA कहा जाता है, और क्रांतिक उदासीन अक्ष को ANA कहते हैं। ये इसके डायग्राम से बनता है, जो वास्तव में फिगर बना है, वास्तव में जो बीम है उसको देख के बनाया जाता है, और CNA उसके स्ट्रेस डायग्राम के हिसाब से निकाली जाती है वैल्यू, ठीक है। अगली क्लास में इसको बता दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतनी ही, न्यूमेरिकल हो गया है। कल की क्लास में हम आपको बार बेंडिंग शेड्यूल पढ़ाएंगे। आरसीसी ड्राइंग में आरसीसी बेंडिंग शेड्यूल पढ़ाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए न्यूमेरिकल के हिसाब से। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।
आरसीसी ड्राइंग में आपको कल पढ़ाया जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉर बेंडिंग शेड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहां पे, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल की क्लास के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।